मेरी चच्ची की उम्र 37 साल के लगभग थी, लेकिन लगती वो ऐसी थी जैसे कोई 21 साल की कुंवारी लड़की हो। चच्ची की मॉडर्न ड्रेसिंग देखकर मैं अक्सर दंग रह जाया करता था। एक रोज जब आधी रात को मेरी आंख खुली तो चच्ची के कमरे में सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी। मैं घबरा कर कमरे की जानिब दौड़ा। जब दरवाजे के सुराख से अंदर झांका तो मेरे उसान ही खता हो गए। चच्ची एक गैर मर्द के साथ बिस्तर पर वो सब करने में मसरूफ थी जो उसे नहीं करना चाहिए था। चच्ची ने मुझे देखा तो शर्मिंदा हो गई और हाथ जोड़ने लगी, किसी को कुछ मत बताना। लेकिन उनकी हालत और हुस्न देखकर मैं भी खुद पर कंट्रोल ना कर सका और मैंने भी मौका का फायदा उठाकर अपने भड़कते हुए जज्बात में ठंड डालने का फैसला कर लिया। पहले मैंने उस आदमी को घर से निकाला और फिर सारी रात जी भर के चच्ची के साथ बड़े जोश से मैं अक्सर चच्ची की जरूरियात का सामान उनके घर पहुंचाने जाता था। चच्चा पहले पहल तो हफ्ता डेढ़ के लिए ही काम के सिलसिले में बाहर जाते थे, लेकिन इस बार चच्चा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटा मैं 3 महीने के लिए सऊदीया जा रहा हूँ। हमारी कंपनी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसी सिलसिले में मुझे वहाँ पर जाना है। लेकिन मैं इतने दिनों के लिए अपनी जवान बेटी और बीवी को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम वैसे भी मेरी बेटी के मंगेतर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। मेरी बीवी और बेटी का ख्याल रखो और उनकी हिफाजत करो ताकि मुझे पीछे से किसी चीज की टेंशन ना हो। मेरी बेटी तो सारा दिन यूनिवर्सिटी में होती है और शाम को ही वापस आती है। ऐसे में अगर तुम्हारी चच्ची को किसी चीज की जरूरत हो तो वो बेचारी क्या करेगी। पहले तो मैं कुछ दिनों के लिए ही जाता था तो मुझे पीछे से इतनी फिक्र नहीं होती थी और तुम पीछे से सब कुछ संभाल लेते थे, लेकिन इस बार मैं 3 महीने के लिए जा रहा हूँ। 3 महीने का एक अरसा बहुत लंबा होता है। इतने अरसे के लिए जवान बीवी और बेटी को घर पर अकेले छोड़कर जाना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। चच्चा काफी परेशान लग रहे थे। मैंने चच्चा की परेशानी देखी तो कहा कि चच्चा आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आपकी इज्जत मेरी भी इज्जत है। मैंने दिल से ये बात कही थी क्योंकि चच्चा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। वालिदैन की डेथ के बाद मेरे लिए सब कुछ वही थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि चच्चा के घर चंद रातें गुजारने के बाद मैं उनके एहसानों को अपने पैरों तले रौंद दूंगा और उनकी इज्जत के साथ ही खेलने लगूंगा। चच्चा की मौजूदगी में ही मैंने अपना सामान उनके घर शिफ्ट किया, जबकि चच्ची ने कहा भी था कि वो अकेले गुजारा कर सकती है, लेकिन चच्चा नहीं माने और फिर मुझे अपने घर पर छोड़कर वो 3 महीने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद पहली रात मैंने सोचा कि मैं अपनी मंगेतर को वक्त दूंगा, उससे ढेर सारी बातें करूंगा जिससे हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और मैं उसे अपने हालात से मुतल्लिक आगाह करूंगा। लेकिन मैंने देखा कि वो तो अपनी पढ़ाई में ही बहुत मसरूफ रहती थी और उसने मुझे जरा सी भी अहमियत नहीं दी। मुझे रात को देर से सोने की आदत थी, इसलिए मैं खामोशी से सारे घर का चक्कर लगाने लगा। चच्चा का घर बहुत बड़ा था और उसमें 2 पोर्शन थे। यूं ही घूमते घूमते मैं ऊपर वाले पोर्शन पर पहुंच गया जो अक्सर बंद रहता था, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया कि ऊपर वाले पोर्शन के एक कमरे की लाइट चल रही थी और जैसे ही मैं उस कमरे के करीब पहुंचा तो दरवाजे के करीब से मुझे अंदर का मंजर दिखाई देने लगा। मेरी चच्ची ने सुर्ख नाइटी पहनी हुई थी, वो पूरी तरह तैयार हो रही थी। वो किसी हुस्न की मलका से कम नहीं लग रही थी। पहली बार मैंने चच्ची को इस हालत में देखा था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी चच्ची एक जवान औरत है। वो तो अपनी बेटी से भी ज्यादा जवान और हसीन लगती थी। मैंने सर से पांव तक चच्ची को देखा तो मेरा दिल हचकोले खाने लगा, लेकिन फिर अगले ही मंजर ने मेरे होश उड़ा दिए क्योंकि चच्ची किसी और की बाहों में थी। वो किसी और के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और उस शख्स ने चच्ची को अपनी बाहों में जकड़कर बिस्तर पर मखसूस पोजीशन में गिरा दिया था। इस मंजर ने तो जैसे मेरे कदमों तले से जमीन ही निकाल दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि चच्चा के पीछे मेरी चच्ची किसी और मर्द के साथ यूं होगी। मैंने खामोशी से इस सारे दिल फरेब मंजर को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और फिर जब सुबह के वक्त चच्ची उस कमरे से बाहर निकली तो मैंने मुस्कुरा कर उन्हें देखा। मुझे देखते ही उनके होश उड़ गए। वो झिझकते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने अपने फोन की स्क्रीन पर रिकॉर्ड शुदा मनाजर उनके सामने अयां किए तो चच्ची के पसीने छूट पड़े। चच्ची बहुत सहम चुकी थी। खौफ के मारे वो मुझे कुछ भी ना बोल सकी। मैं बेखौफ होकर उनके करीब हुआ और चच्ची से कहा कि अच्छा, मुझे अब समझ आई है कि आप किस लिए मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहती थी। आपका मुझे यहाँ रखना इसलिए मुश्किल लग रहा था क्योंकि मेरी मौजूदगी में आप आसानी से अपनी रातों को हसीन नहीं बना सकती थी। अफसोस, आप तो बहुत ही मनफी किरदार की मालिक निकली। मेरे चच्चा ने आपको इज्जत और एहतराम से इस घर में जगह दी थी, मगर आपने बदले में क्या किया? उसी मेरे चच्चा की पीठ में छुरा घोंप दिया। मेरी बात सुनकर चच्ची अपने खूबसूरत गोरे चेहरे पर आंसू छोड़ते हुए मुझे कहने लगी, तुम कुछ नहीं जानते, इसलिए प्लीज ऐसी बातें नहीं करो। तुम्हें क्या मालूम कि एक जवान औरत की कितनी जरूरियात होती है। दौलत के अलावा भी औरत को कुछ दरकार होता है जिससे औरत को तस्कीन मिलती है और राहत मिलती है, और अगर ये सुकून उसे कोई अपना नहीं दे सकेगा तो वो सुकून हासिल करने के लिए कोई ना कोई हाल तो निकालेगी ही। और चंद घंटों कबल जो कुछ भी तुमने देखा है वो झूठ नहीं है।
लेकिन ये भी हकीकत है कि वो तुमने पूरा सच भी नहीं देखा है। मैं तुम्हारी चच्ची हूँ, मुझे अच्छे बुरे की बहुत अच्छी तरह तमीज है, लेकिन इंसान कब तक अपने जज्बात का गला घोंट सकता है। फिर एक ना एक दिन तो सब्र जवाब दे ही जाता है। और हाँ, एक बात तुम अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो कि जो कुछ भी तुमने देखा है ये राज हम दोनों के दरमियान ही रहना चाहिए। खबरदार अगर तुमने इस बारे में किसी के आगे जुबान खोलने की जरूरत भी की तो। मैंने भी आग बगोला होकर दबी हुई आवाज में चच्ची से कहा कि आप भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो कि मैं ना सिर्फ चच्चा को इस हकीकत से आगाह करूंगा बल्कि आपकी बेटी को भी सब कुछ बता दूंगा। उन लोगों को भी तो इल्म होना चाहिए कि आप रात के अंधेरे में किसी इंसान की बाहों में क्या गुल खिलाती रहती हैं। चच्ची फौरन से मेरा बाजू पकड़कर जबरदस्ती मुझे अपने रूम में ले गई और मुझे बेड पर बिठाकर मेरे कदमों में बैठ गई और हाथ जोड़कर मुझे कहने लगी, देखो तुम मेरे होने वाले दामाद हो, तुम मेरे शोहर के भतीजे भी हो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन प्लीज तुम मेरी बेटी को कुछ न बताना। अगर तुमने बता दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। खुदा के वास्ते मेरी इज्जत को खराब मत करना। लेकिन मैंने चच्ची के आंसुओं और बंधे हुए हाथों को नजरअंदाज करते हुए कहा कि मुझे आपके रोने बिलखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हाँ, अलबत्ता एक ही सूरत है जिसके जरिए मैं आपके राज को राज रख सकता हूँ। चच्ची ने धीमे लहजे में पूछा, बोलो वो क्या है। मैंने कहा कि अगर आप मेरी डिमांड के सामने सर झुका लें और जिस ख्वाहिश का मैं आपके सामने इजहार करूं, और अगर आप मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर दें तो तब ही मैं आपके राज को अपने सीने में दफन कर सकूंगा। मेरी तमाम बातें सुनने के बाद चच्ची ने मुझे शक भरी निगाहों से देखते हुए फौरन कहा कि बताओ तो सही, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। मैं अपनी इज्जत बचाने की खातिर तुम्हारी हर बात मानने को दिलो जान से तैयार हूँ। जो भी है, आखिरकार भतीजे हो तुम मेरे शोहर के। मुझे चच्ची की बातों पर बहुत हैरत हो रही थी। मैंने कभी भी चच्ची को इस किस्म की औरत नहीं समझा था, लेकिन जो असल चेहरा आज मैंने चच्ची का देखा था, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। खैर, फिर जब मैंने चच्ची के आगे अपनी ख्वाहिश बयान की तो वो हैरत से खुले मुंह पर हाथ रखे कुछ देर फटी आंखों के साथ मुझे खामोशी से देखती रही। फिर मध्यम सी आवाज में बोली, यार तुम ऐसी ख्वाहिश मेरे साथ कैसे कर सकती हो। मैंने चच्ची से कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। जब आप इतना कुछ करके हर हद पार कर सकती हैं तो फिर आप मुझ पर सवाल ना उठाएं और मुझे भी अपनी ख्वाहिश की तस्कीन करने दी जाए। न जाने आप कितने अरसे से इस काम में मुलव्वस हैं और आपकी होशियारी का आलम भी ये है कि आज तक आपने चच्चा को भी इस काम की भिनक तक नहीं पड़ने दी और ना ही अपनी बेटी को, यानी मेरी मंगेतर को। और आपको तो घर में मौजूद अपनी जवान बेटी की इज्जत का भी ख्याल नहीं है। अगर वो कभी आपको गैर महरम की बाहों में देख लेती तो वो क्या सोचती आपके बारे में और उसकी तरबियत पर क्या असर पड़ता। चच्ची अपनी सफाइयाँ पेश करते हुए मुझे कहने लगी कि किस मजबूरी ने उन्हें लज्जत हासिल करने के लिए मजबूर किया, लेकिन मुझे उन वजूहात को सुनने और समझने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ अपनी ख्वाहिश की तकमील और सिर्फ अपना मुफाद देखना था। मैंने देख लिया था कि चच्ची बहुत जवान और हुस्न की परी है। वो अपनी उस हसीन जवानी के हाथों मजबूर होकर ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी है और मैं भी उस हुस्न के घाट का मीठा पानी पीना चाहता था। उस रात चच्ची ने मजबूरी की बिना पर मेरी शर्त कबूल कर ली और मैं चच्ची की जो चीज चाहता था वो मुझे मिल गई थी। वो भी उस वक्त तक मिली जब तक मैं थक कर चूर नहीं हो गया। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ था कि दुनिया वाकई बहुत हसीन और पुरलुत्फ है। इसीलिए तो इंसान दुनिया के बहकावे में आकर आखिरत को बुला बैठता है। लेकिन चच्ची का ये वहम था कि बस एक ही बार मुझे पूरी तरह खुश करके उनकी जान छूट जाएगी। लेकिन मैंने उस दिन के बाद हर रात ही चच्ची को ब्लैकमेल करके खुद को सुकून देना शुरू कर दिया था। मैं तो बस अब चच्ची का ही दीवाना होकर रह गया था, क्योंकि चच्ची ने जिस महारत से मुझे दिली तौर पर मुकम्मल मुतमईन किया था उससे साफ जाहिर होता था कि चच्ची का इस काम में बहुत तजर्बा हो चुका था। लेकिन अब वो बड़ी शिद्दत से शरीफुल नफ्स चच्चा की वापसी का इंतजार करने लगी थी ताकि वो वापस आए तो मैं भी अपने घर का रुख करूं। लेकिन जब चच्चा वापस आए तो आते ही मैंने उनसे उसकी बेटी से अपनी शादी करने की बात की और साथ ही मैंने ये भी कह दिया कि मेरा तो अब आपके घर से जाने को दिल ही नहीं चाहता। उधर अपने घर अकेले रहकर मेरा दम घुटता है। ये सुनकर मेरे चच्चा कहने लगे, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि तुम शादी के बाद हमारे घर ही रहो। हमारी इकलौती बेटी है और तुम्हें घर दामाद रखने में मुझे कोई मसला नहीं है, बल्कि ऐसा करने से तो मेरा घर खुशियों का गहवारा बन जाएगा। हमारी फैमिली तो पहले ही तुम्हें अपने साथ एडजस्ट कर चुकी है। मैंने भी फौरन हामी भर ली कि मुझे भी घर दामाद बनने में कोई एतराज नहीं, जबकि चच्ची इस फैसले की मुखालफत करती रह गई। लेकिन चच्चा ने उनकी एक न सुनी। मेरी मंगेतर की 1 साल की पढ़ाई बाकी थी, लेकिन चच्चा ने फिर भी जबरदस्ती मेरी उससे शादी करवा दी, क्योंकि उन्हें काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने फौरन बगैर कोई ताखीर किए अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दी और फिर खुद 1 महीने बाद किसी दूसरे मुल्क चले गए। अब फिर से मुझे चच्ची को ब्लैकमेल करने का मौका मिल गया। मैं चच्ची को बार बार डरा धमका कर उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता। मेरी जिंदगी अब सुकून और खुशियों का गहवारा बन चुकी थी, क्योंकि अब दोनों माँ बेटियां
मेरी मुकम्मल गिरफ्त में थी और हर तरफ मुझे सुकून ही सुकून नजर आता था। सारा दिन तो मेरा ऑफिस में गुजरता क्योंकि मैं चचा के कारोबार को भी देखता था, लेकिन रात के वक्त जब मेरी बीवी सो जाती तो मैं सीधा अपनी सास यानी कि चच्ची के कमरे में पहुंच जाता और उन्हें फिर से अजियत देने लगता। अब वो मुझसे बहुत तंग आ चुकी थी, लेकिन क्या करती, वो बेबस थी। ऐसे ही मेरी शादी को 3 महीने गुजर गए और कब गुजरे पता ही न चला। इस पूरे अरसे में मैंने अपनी बीवी से कहीं ज्यादा अपनी सास यानी चच्ची को वक्त दिया था, क्योंकि चच्ची की निस्बत मेरी बीवी कुछ भी नहीं थी। चच्ची तो हुस्न की मलका थी। मैं खुद को बहुत खुश नसीब तस्वुर करता था, जिसे बैठे बिठाए ही हर किस्म का सुकून मुयस्सर आ गया था। कारोबार भी मिल गया, बीवी भी मिल गई और फिर सास जैसी हूर परी और तजर्बाकार औरत का साथ भी। लेकिन फिर एक रात जब मैं कमरे से निकलकर अपनी चच्ची के कमरे में पहुंचा और उनसे दोबारा अपनी ख्वाहिश का इजहार करने लगा तो न जाने कैसे मेरी बीवी वहां पहुंच गई और उसने मेरी बात सुन ली। वो चौंक कर कहने लगी कि ये सब क्या चल रहा है। चच्ची के तो रंग ही उड़ गए। वो पूरी तरह घबरा चुकी थी, लेकिन मैं कहाँ डरने वाला था। बिला खौफ मैंने अपनी बीवी की जानिब देखा और उसे कहा कि मैं तो हर रात तुम्हारी माँ से मखसूस फरमाइश करता हूँ और वो उसे पूरा भी कर देती है। बस आज भी इसी सिलसिले में आया था। मेरी बीवी जब इस बात की गहराई को ना समझ पाई तो वो हैरत से मुझे ही देखती जा रही थी। फिर मैंने सारी हकीकत वाज़े अल्फाजों में बता दी कि मैं कैसे उसकी माँ को ब्लैकमेल करके अपने मकासद हासिल करता आया हूँ। ये सुनकर उसके मुंह को तो जैसे ताला ही लग गया था। फिर मैंने मजीद हर हद पार करते हुए उसके सामने ही दोबारा से अपनी चच्ची से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। चच्ची अपनी बेटी के आगे शर्मिंदा होकर सर झुकाए खड़ी रही, जबकि मेरी बीवी को अब भी मेरी बातों पर यकीन नहीं आया था। फिर वो अपनी माँ से पूछने लगी, माँ क्या ये सब सच है? क्या वाकई मेरे शोहर का इस मामले में साथ दे रही थी? चच्ची फौरन उठी और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे कहने लगी, बेटी मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे साथ तो खुद बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। मैं तुम्हारे शोहर के हाथों तेरी शादी से पहले की ब्लैकमेल हो रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये हकीकत बताकर परेशानी का शिकार नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकी। मैं तेरी परेशानी के डर से ही ये सब तुझसे छुपाती रही, मगर मुझे नहीं मालूम था कि मेरा ये राज तेरे शोहर की ख्वाहिशात पूरी करने के बावजूद भी फाश हो जाएगा। और अगर इस राज ने बिल आखिर फाश ही होना था तो मैं उसकी डिमांड पूरी ही ना करती। बात मुकसर मेरी सास ने खुद ही अपनी सारी सच्चाई अपनी बेटी के सामने खोल कर रख दी। मेरी बीवी कितनी ही देर खामोश खड़ी रही। मैंने चच्ची को पकड़कर बेड पर बिठाया और अपनी बीवी से कहा कि तुम कमरे में जाओ, मैं अपना हिसाब बराबर करके आता हूँ। लेकिन वो अकड़कर वहीं खड़ी रही, कहने लगी, जो भी करना है मेरे सामने करो, मैं भी तो देखूं कि वो कौन सा खेल है जो तुम इतने अरसे से मेरी मासूम माँ के साथ खेल रहे हो। मैंने मुस्कुराकर चच्ची की तरफ देखा और कहने लगा, मैंने आपसे ऐसी भी कोई फरमाइश नहीं की जो पूरा करना आपके लिए नामुमकिन हो। 12 लाख की तो सिर्फ बात है, आप मुझे ये रकम दे दें, क्योंकि किसी के घर रहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं आप लोगों से चोरी चुपके अपना जाती मकान बना रहा हूँ, जिसमें सिर्फ मैं और मेरी बीवी सुकून से रहें। लिहाजा मुझे बार बार पैसों की जरूरत भी इसीलिए ही पेश आती है। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो फिर आप मेरा ये मुतालबा पूरा करें। यही वो मुतालबा था जो मैं अपनी चच्ची से करता आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे अकाउंट में काफी रौनक आ गई थी और चच्ची का अकाउंट सुनसान होता जा रहा था। अब चच्ची के अकाउंट का भी एंड हो चुका था, इसीलिए वो बार बार इनकार करती जा रही थी और मैं उनकी जान सूली पर लटका रहा था। चच्ची कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे। सारे पैसे मैंने अपनी इज्जत की खातिर तुम्हें दे दिए। ये कहकर वो बिलक बिलक कर रोने लगी। मेरी बीवी मेरे करीब आई और मेरा गिरेबान पकड़कर कहने लगी, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? तुम मेरे शोहर होकर मेरी माँ के साथ ये खेल खेल रहे हो। तुमने मेरी माँ की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया। अगर तुम्हें मेरी माँ का राज मालूम हो ही गया था तो तुम्हें उनका साथ देना चाहिए था, ना कि तुम इस तरह ब्लैकमेल करके खेल खेलते। मेरी बीवी ने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर दे मारा तो मैं हैरान रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी इतनी इज्जत करने वाली बीवी मेरे साथ ये सलूक करेगी। उसे तो अपनी माँ को समझाना चाहिए था और सवाल पूछना चाहिए था कि उसकी माँ क्यों इतने अरसे तक उससे झूठ बोलती रही। फिर वो गुस्से से चिल्लाते हुए मुझे कहने लगी कि तुम अपना सामान उठाओ और इस घर से दफा हो जाओ अपनी मनहूस शक्ल लेकर। मैं किसी गरीब इंसान के साथ तो गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन एक बगैरत मर्द के साथ नहीं, जिसकी नीयत में फतूर और बेईमानी हो, जिसकी नजर मेरे माँ बाप की जमा पूंजी पर हो। फिर मेरी बीवी ने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा सलूक करेगी। फिर मैं काफी देर तक बंद दरवाजे को देखता रहा। उस रात जब मैंने चच्ची को किसी नामहरम के साथ देखा था और चचा के साथ मैंने बेवफाई की वजह पूछी तो चच्ची बताने लगी कि बहुत सालों पहले तेरे चचा ने मुझे किसी दूसरी औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर तलाक दे दी थी, लेकिन बेटी की वजह से ये बात हम दोनों ने दुनिया को नहीं बताई। लोगों के सामने तो वो खुद को मियाँ बीवी जाहिर करते थे, लेकिन हकीकत में उनका ताल्लुक खत्म हो चुका था।
چچا نے دوسری عورت سے بیرون ملک شادی کی اور اسی لیے بس وہاں ہی چکر لگاتے رہتے تھے۔ پھر تنہا رہ کر چچی پر بھی اس کی خواہشات غالب آ گئی تھی، اسی لیے اس نے بھی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے چھپ کر شادی کر لی تھی۔ وہ جوان بھی تھی اور خوبصورت بھی بلا کی تھی، اسی لیے انہیں آسانی سے دوسرا شوہر مل گیا، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنی اس شادی کو خفیہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ چچا چچی اپنی بیٹی کے مستقبل کو برباد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہیں علم تھا کہ جب ماں باپ الگ ہو جاتے ہیں تو بچوں کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے، اسی لیے ان دونوں نے اپنی بیٹی پر پڑنے والے برے اثرات سے بچنے کے لیے ہی اس طلاق کو خفیہ رکھا۔ اور جب چچا کے بغیر چچی کا گزارا مشکل ہو گیا اور اداسی حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے بھی دوسری شادی کر لی، لیکن اسے بھی اپنی بیٹی اور سابقہ شوہر سے خفیہ رکھا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ چچا کو اس شادی کا بتا دے گی تو چچا اسے اس عالی شان گھر سے نکال دیتا اور وہ اپنی بیٹی سے دور ہو جاتی۔ یہ ایک ماں کی اپنی بیٹی سے محبت ہی تھی جس نے اسے یہ سب خفیہ رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر چچی چھپ چھپا کر ہی اپنے دوسرے شوہر سے ملاقاتیں کرتی تھی، اور جب میں نے انہیں موقع واردات پر پکڑ لیا تو چچی کو بلیک میل کرنے لگا اور جہاں تک ممکن ہو سکا پیسے بٹورتا رہا، کیونکہ چچا کے کاروبار سے مجھے صرف تنخواہ ملتی تھی، جبکہ اب میرے دل میں لالچ آ گیا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں اتنا امیر ہو جاؤں کہ میری بیوی کبھی بھی مجھ سے جدا نہ ہو، لیکن اس خواہش کی تکمیل کے لیے میں نے جو راستہ چنا وہ غلط تھا، اسی وجہ سے میری بیوی نے مجھے اگنور کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے بہت بار اپنے چچا کے گھر چکر لگائے اور اپنی ساس اور بیوی کو منانے کی کوشش کرتا رہا اور معذرت کرتا رہا، لیکن ہر بار میں مایوس ہو کر ہی لوٹا، یہاں تک کہ اب میرے چچا بھی بیرون ملک سے واپس آ چکے تھے۔ پھر میں نے نہایت شرمندگی سے آنسو بہاتے ہوئے چچا کے سامنے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کر لیا، کیونکہ اتنے دن دور رہنے کے بعد ہی مجھے شدید احساس ہوا تھا کہ میں تو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کے بغیر زندہ رہنا میرے لیے ناممکن ہے۔ چچی کی شادی کا سن کر چچا حقیقت میں بہت حیران ہوئے تھے، لیکن پھر وہ کہنے لگے کہ اگر میری سابقہ بیوی نے دوسری شادی کر ہی لی ہے تو اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، کیونکہ اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے اور اسلام کے آگے ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ غلطی تو میری تھی، میں نے دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے اسے چھوڑا اور بیرون ملک شادی کر لی، یہاں تک کہ اسے طلاق دے دی، لیکن وہ بیچاری اتنی لمبی زندگی کا سفر کیسے تنہا طے کرتی؟ مگر بیٹے، تم نے اس کی مجبوریوں کا غلط فائدہ اٹھا کر مجھے بھی بہت مایوس کیا ہے، کیونکہ ہمیں تجھ پر بہت مان تھا۔ پھر چچا نے خوش اسلوبی سے میری چچی اور میری بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اسے معاف کر دے، وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا، غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے۔ چچی تو اپنی بیٹی کا گھر بچانے کی خاطر مجھے معاف کرنے پر فوراً راضی ہو گئی، لیکن میری بیوی معاف کرنا تو دور کی بات میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں بیوی کے قدموں میں گر گیا اور اس سے کہا کہ میں یہ سب ہم دونوں کے اچھے فیوچر کے لیے کر رہا تھا۔ میرے اس طرح گڑ گڑا کر معافی مانگنے سے میری بیوی نے بھی ترس کھا کر مجھے معاف کر دیا اور ہم دونوں پھر سے ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگ گئے۔